नमस्कार साथियों, जीके जीएस गुरु पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर्स में हम जो है टेक्नीशियन और एएलपी जैसे संबंधित एग्जाम, जैसे कि आपके रेलवे में जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं, आरआरबी, ग्रुप डी, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका आज लेक्चर्स नंबर 2 होने वाला है। यानी इस पीडीएफ का लेक्चर्स नंबर 2 होने वाला है और 142 नंबर सवाल से आज के इस लेक्चर्स को करते हैं स्टार्ट। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग डैश के बराबर होता है। ये ऑलरेडी जो है आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी एग्जाम सेकेंड पार्ट यानी 13 जून 2022 में पूछा गया सवाल है। याद रहे, ऑल क्वेश्चंस पीवाईक्यू से उठाए गए हैं इस पीडीएफ में और काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी चल रहा है। तो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग डैश के बराबर होते हैं। याद रखेंगे, ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इसका सूत्र होता है ये, याद रखेंगे। इस सूत्र के माध्यम से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। 143 सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाया जाएगा? तो कौन सा ऐसा वो डिग्री है बताना है। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का मान सेम होता है। आरआरबी जेईई 2014 में पूछा गया सवाल है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। ज़रूर ऐसे एग्जाम ऐसे जो है क्वेश्चंस पर फोकस करें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका प्रश्न संख्या 139 की व्याख्या आप देख सकते हैं। इसके बारे में बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है तापमान का मात्रक नहीं है। तापमान का यानी टेम्परेचर्स का मात्रक नहीं है तो पास्कल। पास्कल जो है ये याद रखिएगा, तापमान का मात्रक नहीं है। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन है, बट पास्कल नहीं है। आरआरबी ग्रुप डी 31 अक्टूबर 2018 में पूछा गया सवाल, याद रखेंगे पास्कल। कुछ ऐसे मात्रक देख लेते हैं। दाब का मात्रक पास्कल होता है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तापमान के मुख्य रूप से 3 मात्रक होते हैं। पहला केल्विन, दूसरा डिग्री सेल्सियस और तीसरा जो है डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड आपके इस बार के एग्जाम, रेलवे संबंधित जो भी एग्जाम है उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से डैश होता है। तो ये वायल भट्टियों में होता है। क्या होता है? वायल भट्टियों में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आरआरबी जेईई 2014 का सवाल है, याद रखेंगे। ऊष्मा का किसी वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाती है, याद रखेंगे। ऊष्मा स्थानांतरण के मुख्य रूप से 3 विधियां है। पहला क्या है? चालन, दूसरा है संवहन, तीसरा है विकिरण। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि द्रव एवं गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। तीसरा पॉइंट है कि विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखनी है। 146 क्वेश्चन है कि ऊनी कपड़े जाड़े में शरीर को गर्म रखते हैं, क्योंकि बताइएगा। आरआरबी एसएससी 31 दिसंबर 2014 में पूछा गया सवाल है, क्योंकि ऊनी ऊष्मा को क्या है, ऊनी ऊष्मा की क्या है, कुचालक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पॉइंट है कि ऊनी कपड़े जाड़े में शरीर को गर्म रखते हैं, क्योंकि ये कपड़े स्पंजी होते हैं तथा इन कपड़ों के रेशों के मध्य हवा फंसी होती है, जो कि ऊष्मा की कुचालक है। इस कारण ही हमारे शरीर से ऊष्मा की हानि नहीं होती, इसीलिए ये कुचालक कहलाती। 147 सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत का काफ़ी अच्छा सुचालक है। वैद्युत का काफ़ी अच्छा सुचालक के बारे में अगर पूछा जाएगा तो ग्रेफाइट, याद रखिएगा। ग्रेफाइट जो कि आपकी पेंसिल में लगी रहती है, वो भी ग्रेफाइट है और ये विद्युत का क्या है, सुचालक है। आरआरबी एनटीपीसी 17 जनवरी 2017 का सवाल था और काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो ग्रेफाइट अधातु विद्युत का काफ़ी अच्छा क्या है, सुचालक है। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण वह पदार्थ विद्युत का सुचालक होता है, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा पॉइंट है कि विद्युत के प्रमुख सुचालक है चांदी, तांबा, सोना, निकेल, टंगस्टन, एल्युमिनियम आदि। चांदी जो है नंबर 1 पर आती है, याद रखिएगा। कुकर, अगला सवाल है कि सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है, ये पूछा गया। तो ये काला होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सौर कुकर के अंदर का रंग जो है काला, यानी तली जो होती है वो काली होती है, क्योंकि काली एवं खुरदरी सतह ऊष्मा के सर्वोत्तम अवशोषक और उत्सर्जक होता है। इसलिए गर्मी के दिनों में जो है यहाँ पे काली जो है शर्ट नहीं पहननी चाहिए, ये आपको काफ़ी हीट देती है। हिमीकरण, फ्रीजिंग, तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किसके कारण होता है। तो ये ऐसा जो है एक्सपेंशन के कारण होता है। किसके कारण प्यारे साथियों? एक्सपेंशन। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल 2016 में।
नेक्स्ट क्वेश्चंस, इनका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन पर भी फोकस करें। किसी द्रव के ठोस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया हिमीकरण, फ्रीजिंग एवं जिस निश्चित ताप पर द्रव ठोस में परिवर्तित होता है वह प्रक्रिया हिमांक कहलाती है। सर्दियों के रातों में हिमीकरण, फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं। इसका कारण यह है कि सर्दियों के रातों में पानी के जमने पर आयतन में प्रसार होने के फलस्वरूप बर्फ का आयतन बढ़ जाता है एवं पाइप फट जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, याद रखेंगे। 50 क्वेश्चंस, किसी तल के किसी तरल के समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे मंद होती है? तो ये जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया की गति सबसे मंद होती है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको रीड करेंगे पीडीएफ जब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा होता है, तो ये जो है वाष्पन के कारण ठंडा होता है। किसके कारण? वाष्पन के कारण। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया ऑलरेडी सवाल है। वाष्पन किसी द्रव के मुक्त सतह से कुछ अणु सदैव वाष्प गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया है। वाष्पीकरण क्या है? तो वाष्पन प्रक्रिया के कारण ही मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी ठंडा रहता है और इसके कारण ही कूलर ठंडा उत्पन्न करते हैं। 152 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है कौन नहीं है? तो वैद्युत प्लग एवं स्विच, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा संतुलन हीट वर्ड्स क्या है? तो ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण ऊष्मा के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच एक आदर्श संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। 154 नंबर सवाल है कि ऊष्मागतिकी का 80वां नियम यह बताता है कि, क्या बताता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कि जब दो प्रणाली तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है। ऊष्मागतिकी का 80वां नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी अन्य तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य में है तो वो भी परस्पर तापीय साम्य में होंगे। अगला नियम इसी का कहता है अन्य शब्दों में कि जब दो प्रणाली तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वह एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है। 155 सवाल है, ऊष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं? तो ये जो है प्रथम नियम, याद रखेंगे। आरआरबी एसएससी 21 दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 156 नंबर सवाल है कि डैश का प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरण में तापमान को नियंत्रण करने में करते हैं? ये थर्मोस्टेट, याद रखेंगे। किसका? थर्मोस्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग लंबाई को आमतौर पर ग्रीक लेटर डैश में दर्शाया जाता है? तो ये जो है लेमडा में दर्शाया जाता है। किसमें? लेमडा में। एक तरंग का वेग भी आवृत्ति एफ और तरंग दैर्घ्य लेमडा हो तो इसका सूत्र जो बनता है वो भी बराबर यहाँ पे एफ लेमडा बनता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी की सबसे कम होती है, रेड की सबसे ज़्यादा होती है, याद रखेंगे। रेड की क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। बैंगनी की क्या होती है? सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करें, निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग है? वैद्युत चुंबकीय तरंग एक्स किरण जो होते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। ये नोटिफिकेशन तो बिल्कुल हम पढ़ के जाएंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पे रेलवे संबंधित एग्जाम के लिए। विद्युत चुंबकीय तरंग को आयांतरिक तरंग भी कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित रहते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचारण हेतु किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वैद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती है। वैद्युत चुंबकीय तरंग त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होती है और जो है परिसर जो है इसका 10 के पावर -14 मीटर से लेकर 10 के पावर 4 मीटर तक होता है। प्रमुख वैद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण एक्स किरण, गामा किरण, परावैंगनी किरण, दृष्टि विकिरण, अवरक्त यानी इंफ्रारेड विकिरण, माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे आदि होती है। 161 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण को संकेत देता है जिससे वह नियंत्रित होती है? उसको हम लोग अवरक्त किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवरक्त किरण। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती, याद रखेंगे। कुछ इस प्रकार से वो वेव की तरह आगे की ओर बढ़ती है। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो स्पिंड एवं दो लगातार विरलीकरण प्रक्रिया के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? तो वो तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। अगला सवाल है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे जो है प्यारे साथियों ये क्या होती है? इन तरंगों के माध्यम के कण
तरंगों के संचारण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने दृश्यमान विकिरण की खोज की? तो ये आइजैक न्यूटन ने। खोजकर्ता के कुछ नाम दिए गए हैं। दृश्यमान विकिरण आइजैक न्यूटन, एक्स किरण वेलेम रोंटगेन और रेडियो सक्रियता हेनरी वेकुलर और वेतार टेलीग्राफी का जी मार्कोनी। 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो ये अल्ट्रासाउंड याद रखेंगे। कौन सा कथन ध्वनि तरंगे एवं प्रकाश तरंगे के बारे में सही है? तो याद रखेंगे ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। 68 है कि आवृत्ति डैश में प्रकट की जाती है और दर्शाया जाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है। तो याद रखेंगे हर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट सवाल है कि तरंग का आयाम डैश होता है? तो याद रखेंगे माध्यम के कणों के द्वारा माध्य स्थान से किसी भी तरह की तरह तय की गई अधिकतम दूरी। तो ये रहा आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, याद रखेंगे। और वेग जो है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो उसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। तो 70 क्वेश्चंस तक हमने डिस्कशन कर लिया। फिर से अगले क्लास में और भी आगे क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।